Hello everyone, I am Rishri Bahuguna. I welcome you to my YouTube channel Maths Easy. Today's topic is of class 11th Mathematics NCERT first chapter sets या फिर समुच्चय। तो देखो हम ये जो समुच्चय जो है हम पहले से ही जानते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्या आपने क्लास 11th की बुक्स का सेट ले लिया है? क्या आपके घर में किचन सेट है? क्या आपके घर में डिनर सेट है? तो सेट से हम पहले ही फैमिलियर है। इवन आज बस हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में जो है सेट हम पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे उसकी अलजेब्रा है, कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, उसका निरूपण करते हैं, ये हमने आज सीखना है। ठीक है, जो इवन मैथ्स में भी आप सेट्स का जो है यूज कर चुके हो। जैसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट, रेशनल नंबर्स का सेट, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब जैसे अब समुच्चय की हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और हिंदी में अगर हम बात करें तो समुच्चय जो है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है वेल डिफाइंड या फिर सुपरिभाषित। इससे आप क्या समझते हैं? देखो, अगर जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास में से मैं किसी एक बच्चे से बोलूं कि अपनी क्लास के बच्चों के नाम दे दो, ठीक है। अगर अब मैं किसी भी बच्चे से मांगूंगी तो सेम लिस्ट मेरे पास आने वाली है, क्योंकि आपकी क्लास के बच्चों के नाम फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड है। मैं किसी भी बच्चे से लिस्ट मांगू तो मेरे पे जो रिजल्ट आने वाला है वो सेम आने वाला है। लेकिन अब अगर मैं किसी बच्चे से कहूं कि अपनी क्लास के 5 सबसे अच्छे बच्चों के नाम दे दो, ठीक है, तो अब एक बच्चे से मांगती हूँ तो वो अपने फ्रेंड्स के नाम लिख के दे देगा, दूसरे बच्चे से मांगती हूँ तो वो अपने फ्रेंड्स के नाम लिख के दे देगा। तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है डिफरेंट। इसका मतलब जो ये कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। इंग्लिश अल्फाबेट्स ABCD सब जानते हैं कि हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, तो सबको पता है AEIOU। तो ये किसी से भी अगर मैं पूछती हूँ तो रिजल्ट यही आता है। तो ये है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या फिर सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। लेकिन फिर से अगर मैं बोलती हूँ कि आप मुझे 5 एक्टर्स के नाम बताओ जो कि आपको बहुत अच्छे लगते हैं, अभिनेताओं के नाम बताओ जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो अगर मैं अलग अलग व्यक्तियों से पूछती हूँ, अलग डिफरेंट पर्सन से पूछती हूँ, तो मुझे आंसर्स मिलते हैं अलग अलग। तो वो जो मेरा सेट है वो सुपरिभाषित नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा आपको कि आपका सेट है क्या, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब कि जो भी आपके सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे या अवयव होंगे उनकी कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी जरूर होगी जो सब में कॉमन होगी। जैसे कि जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए, जैसे कि मैंने आपकी क्लास का एग्जांपल दिया है, तो आपकी क्लास में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी कॉमन है कि वो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, या AEIOU की एक प्रॉपर्टी कॉमन है कि ये सारे के सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल हैं, और वो प्रॉपर्टी किसी और के पास नहीं हो सकती है। ठीक है, ये है मीनिंग वेल डिफाइंड कलेक्शन का या फिर सुपरिभाषित का। ठीक है, अब देखो सेट तो हम थोड़ा समझ गए हैं कि होता क्या है, लेकिन अब इसको दिखाना कैसे है, लिखना कैसे, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, निरूपण कैसे करना है, ये हम देख लेते हैं। इसको निरूपित करने के लिए, इसको लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है 2 तरीके। पहला है हमारे पास लिख देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स या फिर समुच्चयों का निरूपण। तो इसमें हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या फिर इसे हम कहते हैं टैबुलर फॉर्म, और हिंदी में हम इसको कहते हैं सारणीबद्ध रूप। क्या कहते हैं? सारणीबद्ध रूप। और दूसरे में हमारा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, अब कैसे हम इसको समझ लेते हैं। अब सेट को पहले तो हम दिखाते कैसे हैं। सेट को दिखाने का तरीका है जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स है उनको हम कैपिटल में अगर लिख देते हैं,
कैपिटल में लिख के हम जो है सेट को दिखाते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा प्राकृतिक संख्याओं का समूह जो है या फिर नेचुरल नंबर का सेट हम एन से दिखाते हैं, तो ये कैपिटल लेटर है। या फिर रेशनल नंबर्स या फिर परिमेय संख्याओं का क्यू से दिखाते हैं, पूर्णांक इंटीजर्स जेड से दिखाते हैं। तो ये हम पहले से भी करते आए हैं कि हम सेट्स जो है रिप्रेजेंटेशन वो कैपिटल लेटर से करते हैं, ठीक है। अब जो है अब रोस्टर फॉर्म समझ लेते हैं। पहली फॉर्म रोस्टर फॉर्म या फिर आपका जो है सारणीबद्ध रूप। सारणी नाम से समझ आ रहा है कि जो जो आपके उसके अंदर जो भी वस्तु आने वाली है वो एक सारणी के रूप में आपने लिख देनी है, ठीक है। टेबल के फॉर्म में टेबल के फॉर्म में लिख देनी है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ। ए मैं दिखा रही हूँ सेट, ए को कैपिटल लेटर ए से रोस्टर फॉर्म में या फिर सारणीबद्ध रूप में लिखने के लिए मुझे यूज करने पड़ेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, जिसको जो कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 ये 3 जो नंबर्स मैंने इसके अंदर ले लिए, इनको मैं क्या करूंगी एक कॉमा से अलग अलग करके लिख दूंगी, ठीक है। अब जितने भी सेट के अंदर ये जो आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं या तो एलिमेंट्स, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, और जो बेसिक मैथमेटिकल टर्म जो हम यूज करते हैं वो एलिमेंट बोलते हैं इसको, या फिर अवयव, ठीक है। आगे बढ़ समझ में। तो ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म, जिसमें सीधे सीधे जो भी वस्तुएं इसके अंदर आपके पास आ रही है, जरूरी नहीं कि नंबर हो, किसी के नाम भी हो सकते हैं, जैसे मैंने नाम का एग्जांपल दिया है, बस उनको आपको एक लिस्ट के फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में लिख देना है, एक सारणी के रूप में लिख देना है, जहां के बीच में आपको कॉमा लगाने हैं, ठीक है। तो ये पहला फॉर्म आ गया आपका रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, और ये आ गए इसके एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कोई भी एलिमेंट जो इसके अंदर मौजूद है उसके लिए अगर हमें ये दिखाना है कि वो एलिमेंट इस सेट के अंदर है तो उसको हम कैसे दिखाते हैं। जैसे मैं दिखाऊंगी 1 बिलोंग्स टू, ये एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन सिंबल है ये 1 बिलोंग्स टू ए। इसका अर्थ है कि 1 जो है ए के अंदर है, बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको क्या कहते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, या फिर एक जो है ए के अंदर है। अगर मुझे ये चीज दिखानी है तो मैं एप्सिलॉन जो मेरा लेटर है इसका यूज करूंगी, ये थोड़ा थोड़ा ए की जैसा दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे दिखाना है कि कोई एक एलिमेंट या अवयव उसके अंदर नहीं है, जैसे हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 4 नहीं है, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे 4 डज नॉट बिलोंग, इसको काट देते हैं हम इस तरीके से। इसका मतलब क्या है 4 ए के अंदर नहीं है। जैसे हम इक्वल टू और डज नॉट इक्वल टू में काट देते हैं ना, उसी तरीके से ये है, ठीक है। तो ये अभी हमने टेबुलर फॉर्म की बात करी। अब देख लेते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक सेट में हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी जरूर होती है जो सबके अंदर कॉमन होती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर जो आपका समुच्चय निर्माण रूप है उसको लिखने के लिए हमें वो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने 1 2 3 यहाँ पे लिखा है, तो कोई प्रॉपर्टी आपको क्या दिखाई दे रही है यहाँ पे? अब आप देखो, जैसे 1 2 3 क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, जो कि 3 तक ही जा रहे हैं, 3 से आगे नहीं जा रहे हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, देख लो आप कैसे हम इसे समुच्चय निर्माण रूप में या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। इसी सेट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, ये अलग अलग बार बार ना लिख के हम सिर्फ उसको एक्स लिख देते हैं जनरल, लेकिन इस एक्स को हमें यहाँ पे परिभाषित करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्स हमारा है क्या। तो हम इसको कैसे लिख देंगे कि एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एक्स क्या हमारा प्राकृतिक संख्या है, लेकिन किस तरीके की प्राकृतिक संख्या है, जैसे 3 से आगे नहीं जाना है, तो इसके आप कॉमा करके लिख सकते हो कि x इज लेस देन इक्वल टू 3, कि x क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन वो 3 के बराबर या 3 से छोटी होगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि x इज लेस देन 4, तब आप इक्वल टू ही लगाते। तो एक चीज और समझ में आ रही है हमें कि सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के हमारे पास एक से ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे लिखा है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि x एक प्राकृतिक संख्या है जिसका मान 3 के बराबर या उससे छोटा होगा, ठीक है। लेकिन ये हमें यहाँ से समझ जरूर आ जाना चाहिए कि हम किन जो है एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन आपके पास हो गया, जिसको हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये 2 तरीके से हमने जो है अपना जो सेट है उसको हम लिख सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज 1.1 देखें तो उसमें आपका कंप्लीट यही है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिर्फ यही जज करना है
कि दिया गया जो स्टेटमेंट है जो आपको दिया गया है वहां पे लिखे हुए वो सेट होगा या नहीं होगा। तो बस मैं उसका फंडामेंटल मैंने आपको बता ही दिया है। आप ये देखोगे कि अगर यूनिक आंसर आ रहा है, यूनिक मतलब अगर मैं किसी से भी पूछूं तो आंसर एक ही आ रहा है तो वो आपका सेट होगा, अदरवाइज सेट नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा अपने आप। जहां कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में अगर आप देखें तो लेट ए सेट आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 और आपको बीच में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देख ही लीजिए आप, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ए दिया गया है आपको 1 2 3 4 5 6 और इसमें आपको क्या करना है, एक पार्ट में 2 पार्ट इसके करके बता देती हूँ, पार्ट फर्स्ट और पार्ट थर्ड। इसमें आपको एप्सिलॉन इंसर्ट करना है, ठीक है। ये कह रहा है ये बताओ कि 5 ए के अंदर है या नहीं है, या फिर 0 ए के अंदर है या नहीं है। तो आप देख के इजीली बता सकते हो। मैंने क्या बताया, अगर 5 दिखाई दे रहा है या 5 है तो इसका मतलब आप क्या लगा दोगे, एप्सिलॉन 5 बिलोंग्स टू ए। अब 0 यहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। इस तरीके से आप इसको और पार्ट्स भी इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें तो इसमें आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, आपको सारणीबद्ध रूप में दिया गया है, सॉरी रोस्टर फॉर्म में नहीं, सेगमेंटल फॉर्म में दिया गया है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसका एक पार्ट मैं कर देती हूँ, बाकी पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। सेम ए इक्वल्स टू यहाँ पे आपको दिया गया एक्स, सजर एक्स इज आर इंटीजर -3 से बड़ा और 7 से छोटा। मतलब देखो ये प्रॉपर्टी इसमें लिख दी है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में आपको दे दिया गया है, आपको जो है इसको सारणीबद्ध करना है। तो आप देखो इसको ध्यान से प्रॉपर्टी समझिए। इंटीजर मीन्स पूर्णांक, ठीक है। अब जो आपका x एक पूर्णांक है जिसकी वैल्यू -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है, तो इसका मतलब आपको सारे पूर्णांक को लेने हैं जो -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। तो आप बताओ जरा, -3 से बड़ा क्या होता है, -2, फिर -1, फिर 0, 1 2 3 4 5 और 6, 7 आपको नहीं लेना है क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे नहीं लगा है। इसी क्वेश्चन में अगर ये इक्वल टू लगा के देता तो आप -3 और 7 भी लेते, ठीक है। तो ये आपने जो है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था और आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बचे हुए क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उल्टा करना है, आपको जो है रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट में कर देती हूँ, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा। पहले में दिया गया है जैसे आपको 3 6 9 12। देखो ऊपर वाला जैसे जनरली जो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में देते हैं और आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है तो वो आसान होता है क्योंकि प्रॉपर्टी आपको दी गई होती है, लेकिन इसमें आपको प्रॉपर्टी पहचाननी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी लग क्या रही है। जैसे आप देखो यहाँ पे 3 6 9 12, तो क्या प्रॉपर्टी लग रही है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, मुझे तो 3 का टेबल दिखाई दे रहा है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12। तो बस इसी फॉर्म में आपको लिख देना है इसको। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि टेबल है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n, 3 का टेबल दिखाई दे रहा है क्योंकि है जहां पे n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, प्राकृतिक संख्याओं को, ठीक है। और n की जो वैल्यू है वो कहां तक जा रही है, देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12, यानी कि इसकी 4 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए हमारी, तो लेस देन इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके से मैंने जो है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, प्रॉपर्टी पहचाननी है। नहीं तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, जो आपको लगे कि हाँ, जैसे थर्ड पार्ट कर लेती हूँ मैं इसका, थर्ड पार्ट कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हम कर लेते हैं। इसमें थर्ड पार्ट आप देख लीजिए, थर्ड पार्ट में आपके पास है a इज इक्वल्स टू 5 25 125 625। फिर से वही आपको प्रॉपर्टी पहचाननी पड़ेगी कि क्या इसमें क्रम बन रहा है, क्या बन रहा है। अब मुझे तो ये दिख रहा है 5 का स्क्वायर 25, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 125, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 625। तो बस इसको आप इजीली लिख सकते हो, प्रॉपर्टी आपने पहचान ली तो आप लिख सकते हो। तो कैसे लिखोगे, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n, पावर जा रही है ना, पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4। फिर से वही लिखोगे कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n कहाँ तक भेजना है आपने, 5 तक। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5,
लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, इसमें सेम है, आपको फिर से जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैच ईच ऑफ द सेट, इसमें आपको सेट मैच करने, तो इनमें क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक जो 4 क्वेश्चन है आपको, इसमें बस आपको दोनों टाइप्स के जो रिप्रेजेंटेशन है उनको कंपेयर करना ही है, किसी में चेंज करना है, किसी में मैच करना है, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। जहाँ भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।